अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऐसे देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जब आयनिक बॉन्डिंग पढ़ा था तो हमने देखा था आयनिक बॉन्डिंग जो कंपाउंड बनते हैं दोज आर आयनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आयनिक लैटिस, जिसको हम जाइंट आयनिक लैटिस कहते हैं। और जो आयनिक लैटिसेस होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव अ जाइंट आयनिक लैटिस, so huge amount of energy is required to break many strong electrostatic forces of attraction. Because in an ionic compound, cation and anion are alternatively arranged in the form of giant ionic lattice. If we want to change the state of an ionic compound, let's say from solid ionic compound to molten ionic compound, we need these ions to move about each other. Melting यही है ना? So that the ions, they are fixed in their position in the solid state. In molten state, they are able to move about each other. So in order for them to move about each other, we have to break these ionic bonds. और कोई एक ionic bond नहीं, we have to break a large number of electrostatic forces of attraction, or in other words, large network of ionic bonds. That's why ionic compounds have high melting points. Similarly, most metals also have high melting points क्योंकि metals में जो bonding होती है, that is metallic bonding. और metallic bonding metals में होती है, तो इससे metals बनते हैं। और metals का जो structure होता है, that is giant metallic lattice. जाइंट मेटालिक लैटिस का क्या मतलब है कि दे हैव अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स, जिसमें बहुत सारे मेटल पॉजिटिव आयंस आर सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है, बिकॉज मेटल पॉजिटिव आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दी डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इन ऑर्डर फॉर to change the state of metal from solid to liquid, we have to break a large network of metallic bonds. That's why metals have high melting point, because huge amount of energy is required to break large network of bonds. ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखे थे कोवलेंट बॉन्डिंग। अब जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इसमें हमारे पास जो कंपाउंड्स बन रहे हैं वो कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। बट कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमारे पास जैसे वाटर आ गया, एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, ऑल दी गैसेस आर सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इथेनॉल हो गया, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, कोवलेंट बॉन्डिंग में फिर हमारे पास ना एक और तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एंड जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। And back in O level we have studied some examples of macromolecules जो आपको अभी भी याद होनी चाहिए। नंबर वन वाज ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिका, and silicon element is also giant covalent. Basically इसमें क्या होता है, in order to change the state of a macromolecule or giant molecular structure, there is a large network of covalent bonds between the atoms. For example, in diamond, 4 carbon atoms are bonded to 4 other carbon atoms, जिसकी वजह से you have to break a large network of covalent bonds. अगर diamond का structure recall करो तो
carbon atom है, it is bonded to 4 other carbon atoms. So in order for carbon atoms to move about each other, मतलब melting करने के लिए हम चाहते हैं कि कार्बन एटम्स एक दूसरे के आगे पीछे होना शुरू हो जाएं, तो वी हैव टू ब्रेक अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. वो लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड. दैट्स व्हाई जायंट कोवेलेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, उनका हमारे पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. एंड लो भी नहीं बल्कि वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स. उसका रीजन क्या है? बिकॉज सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल का अगर मुझे चेंज ऑफ स्टेट करवाना है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू melt ice or we want to change the state of oxygen from liquid oxygen to gaseous oxygen, we do not have to break covalent bonds in them. इसमें तो covalent bond break नहीं करने होते हैं ना. फॉर एग्जांपल आइस को मेल्ट करवाना है तो we have to separate water molecules apart from each other. We are not breaking oxygen hydrogen covalent bonds during the change of state of ice. तो इसके बीच में water molecules के बीच में we have weak intermolecular forces of attraction that need to be overcome. सिर्फ इसमें क्या होते हैं? weak intermolecular forces of attraction. IMF जो मैं लिख रहा हूँ ना, it means intermolecular force of attraction. And इनके तो नाम में ही weak है, तो obviously they must be very weak and very easy to break. So we just need small amount of energy to break these weak intermolecular forces of attraction, जिसकी वजह से simple covalent structures have low melting points and boiling points. रिकॉल हुआ कुछ? कोई सवाल यहाँ तक? आगे बढ़े. देखो, ये जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इनकी भी कुछ टाइप्स हैं. हमें ना अब इनकी टाइप्स पढ़नी है. ये एक तरह की नहीं होती, ये होती तो सारी वीक है. मतलब एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, द forces of attraction between two simple molecular structures or simple covalent molecules are very weak. इनको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो आज हम ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे कि कितनी तरह की होती हैं और इनको पढ़ क्यों रहे हैं. क्योंकि सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, वो इन पे डिपेंड करते हैं. सॉल्युबिलिटीज भी इन पे डिपेंड करती हैं, लेकिन स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे हम ज्यादा फोकस करेंगे इनके. और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखो, केमिस्ट्री में जितनी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, चाहे वो मेटालिक बॉन्ड हो, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो, ऑल आर इंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है? मतलब अनलाइक चार्जेस के बीच में होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. अच्छा, अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना तीन तरह की होती हैं. देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक और अल्टरनेटिव नाम यूज होता है जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस. These are also known as van der Waals forces. अच्छा, ये तीन तरह की होती है. पहली जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका नाम है टेम्परेरी डायपोल. जैसे टेम्परेरी डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, इसका पूरा नाम ये है. These are temporary dipole and induced dipole forces. अच्छा, इसका एक नाम और होता है इसको ना. अच्छा, वैन डर वाल फोर्सेस तो वैसे all types of intermolecular forces of attraction are known as van der Waals forces, but in some books and in some resources, this temporary dipole induced dipole forces are also known as van der Waals forces. In fact, in our system, मतलब कैम्ब्रिज में भी, A level में भी, टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को उसने बहुत जगहों पर सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस लिखा है. तो हम भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जब हम तीनों टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देख लेंगे, तो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री, तो हम अवॉइड करेंगे कि वैन डर वाल्स फोर्सेस का वर्ड यूज करें, टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स का वर्ड यूज करेंगे.
बिकॉज वेंडर वॉल फोर्सेस में फिर और भी तरह की फोर्सेस आ जाती हैं, ये अभी आगे पढ़ोगे तो बात समझ आ जाएगी फिर। अच्छा, इन फोर्सेस का एक और नाम है लंदन फोर्सेस। ये नाम बहुत रेयरली यूज हुआ मिलेगा आपको मार्किंग की में भी, ठीक है। बस वेंडर वॉल्स वाज द साइंटिस्ट जिसने इस पे काम किया था, इसलिए उसके नाम से वेंडर वॉल फोर्सेस हैं। लंदन में काम हो रहा था तो लंदन फोर्सेस हैं। और एक्चुअल में जब इनकी अभी आप देखोगे कि हाउ डू दे एक्चुअली अराइज, तो उसका फिर नाम समझ आएगा कि व्हाई दे आर नोन एज टेम्पररी डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारे पास जो है वो है परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस। परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस। और थर्ड टाइप की जो है दोज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक एक करके सारी देखते हैं अभी। कोई सवाल हो तो पूछ लेना प्लीज। तो पहले हम ये पढ़ते हैं टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, और ये देखते हैं कि किस वजह से होती है। देखो लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उनको हम कहते हैं टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ठीक है। अभी कहाँ से आ रही है? देखो अगर मैं दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल देख रहा हूँ, तो इन क्लोरीन में, क्लोरीन के जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल्स में मूव कर रहे होते हैं। तो ऐसा होता है कि फॉर एनी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, जैसे अगर मैं किसी एक क्लोरीन एटम को देखूँ ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से लेट से ऑर्बिट कर रहे हैं अपने ऑर्बिटल में। हर शेल में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेट से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो अभी आगे पीछे है, कोई कहीं है अपने शेल में लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के मेजॉरिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द एटम, और द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, ऊपर भी से ज्यादा पास कर सकते हैं, नीचे से भी पास हो सकते हैं। मतलब एक किसी एक मोमेंट पे सिंक्रोनाइजेशन हो गई है। इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लोरीन एटम है मेरे पास, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अभी फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपना सारे के सारे राइट साइड से गुजर रहे हैं। मतलब सारे नहीं तो ज्यादातर इनमें से राइट हैंड साइड पे से गुजर रहे हैं, तो अपने अपने ऑर्बिट में ही, लेकिन ज्यादा जो फ्लक्स है ना वो राइट हैंड साइड पर है। मतलब ज्यादा फ्लो जो है वो राइट हैंड साइड पर है। वो थोड़ी अगले ही माइक्रो सेकंड में वो आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट वो अभी राइट हैंड साइड से गुजर रहे हैं सारे। तो ये जो राइट हैंड साइड वाला रीजन है उस पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा वो। तो ये जो राइट हैंड साइड वाला रीजन है इस एटम का, दिस वन, तो यहाँ पे क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन अभी पास कर रहे हैं तो ये रीजन जो है वो कहलाएगा पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल चार्जेस हमने देखे में जब हमने वो डायपोल मोमेंट पढ़ा था। और जो उसके अपोजिट एंड है क्लोरीन का वो हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब हमें ये पता है कि जब भी पार्शियल नेगेटिव होता है तो हर हाल में उसी मॉलिक्यूल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी हो। तो अगर मैं एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को देख रहा हूँ ना, तो दोनों क्लोरीन एटम में लेट से अभी इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन हुई हुई है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड से ज्यादा गुजर रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और दूसरे एंड पे इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा है वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और अपोजिट एंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब लेट से इसके बराबर में एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल है। अब उस पे जो है ना अभी तक चार्जेस जो है ना वो इस तरह के आए नहीं है पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन अभी किसी एक इंस्टेंट पे अभी तक सिंक्रोनाइज नहीं हुए। क्या पता अगले लम्हे हो जाए। लेकिन होगा क्या, ये जो पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट वाले क्लोरीन मॉलिक्यूल पर आए
ये क्या करेंगे, राइट वाले क्लोरीन मॉलिक्यूल के जो इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड वाले, उसको रिपेल करके राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से अभी घूम रहे थे उसको रिपेल करके राइट हैंड साइड पे भेज देंगे, जिसकी वजह से उस क्लोरीन मॉलिक्यूल के राइट हैंड साइड पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो जो पहले लेफ्ट वाले क्लोरीन एटम पे जो डायपोल्स बने हैं, वो डायपोल जो है ना वो टेम्परेली बने, मतलब वो बना है एक जगह से, फिर इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो जाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या पता कहीं और बन जाए, नीचे बन जाए, इस साइड पे बन जाए, क्या पता फिर कहीं और बन जाए। तो इनको हम ना, ये चार्जेस बनते हैं खत्म होते हैं, बनते हैं खत्म होते हैं, तो इनको ना हम फ्लीटिंग चार्जेस कहते हैं। मतलब बन रहे हैं खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं खत्म हो रहे हैं, या फ्लीटिंग डायपोल्स कह दो उनको। अब ये जो फ्लीटिंग डायपोल्स हैं ये बन रहे हैं खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं खत्म हो रहे हैं, परमानेंटली तो नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं टेम्परेरी डायपोल्स। दीज आर टेम्परेरी डायपोल्स। और ये टेम्परेरी डायपोल जब बनेंगे तो अपने एडजेसेंट क्लोरीन मॉलिक्यूल में या नेबरिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल में दे विल इंड्यूस चार्जेस इन देयर नेबरिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल। इंड्यूस मतलब, इंडक्शन का क्या मतलब है कि विदाउट टचिंग। जैसे आप ओ लेवल फिजिक्स में मैग्नेटिज्म में पढ़ते होगे कि व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, क्योंकि कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक पोल से टच तो नहीं कर रहा, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। सिमिलरली, तो ये जो लेफ्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन में टेम्परेरी डायपोल्स बने हैं वो राइट वाले मॉलिक्यूल में डायपोल को इंड्यूस कर रहे हैं। और जब राइट वाले मॉलिक्यूल में डायपोल्स इंड्यूस हो जाएंगे तो दो क्लोरीन मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि इनके जो डायपोल्स हैं पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी, दीज आर नोन एज टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। So these are temporary dipole induced dipole forces, TDID मतलब temporary dipole induced dipole force। तो इसका पूरा नाम इसलिए ये पड़ता है temporary dipole induced dipole forces। ठीक है, इनको अक्सर क्वेश्चंस में मार्किंग की देखो तो वेंडर वॉल्स कहा जाता है, बट ट्राई टू यूज टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, और इनको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा जाएगा। लेकिन अगर वो डिस्क्रीटली ये पूछ रहा होगा ना कि विच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट, और आगे भी और पढ़ेंगे तो और समझ आएगा कि कभी कभार कुछ क्वेश्चन में हमें डिस्क्रीटली बताना पड़ता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की कौन सी टाइप है। अदरवाइज अगर सिर्फ जनरल बात चल रही है कि व्हाई सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल्स, सो वी कैन जस्ट से कि सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैव टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस, या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन डिस्क्रीटली जब इन तीन टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में किसी एक के बारे में पूछ रहा होगा तो फिर अलग से नाम लेना पड़ेगा, और उस वक्त फिर हम जो नाम लेंगे दैट शुड बी टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अच्छा, ये फोर्सेस ऑब्वियसली वीक हैं। क्यों वीक हैं? क्योंकि ये डायपोल्स बन रहे हैं खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं खत्म हो रहे हैं, परमानेंटली तो बने हुए नहीं है, तो ऑब्वियसली दीस फोर्सेस आर वीक। और किन मॉलिक्यूल्स में ये फोर्सेस होती हैं? जो नॉन पोलर होते हैं यूजुअली उनमें टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें जो डायपोल्स परमानेंटली तो बने हुए नहीं है। अब जब परमानेंट डायपोल डायपोल अभी पढ़ाते हो तो ये और अच्छा समझ आ जाएगा कि किन मॉलिक्यूल में टेम्परेरी डायपोल होनी चाहिए। यहाँ तक भी सवाल है किसी का, कुछ पूछना है? कोई चीज समझ नहीं आई हो? आगे बढ़े फिर, कुछ तो जवाब दे दो आयशा भैया। No, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा, सेकंड टाइप की जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस। उसको देखते हैं कि वो क्या होती है। परमानेंट
डायपोल फोर्सेस। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे नेम सजेस्ट के परमानेंट डायपोल्स हैं, तो इट इज इन बिटवीन दो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जिसमें परमानेंट डायपोल्स बन रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल HCl में two bonded atoms if they have a greater electronegativity difference between them, just like in HCl chlorine is much more electronegative than hydrogen, so the shared pair of electron always stays more towards chlorine atom, due to which chlorine will always carry a partial negative charge and hydrogen will always carry a partial positive charge. Okay, and this bond is a polar bond and the molecule is a polar molecule because there is a net dipole moment from positive to negative. अगर इसके एडजेसेंट में एक और HCl मॉलिक्यूल होगा तो इट विल आल्सो हैव दीज परमानेंट डायपोल्स, और इन परमानेंट डायपोल्स के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसको हम परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स बोलेंगे। अनलाइक टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जो कि बन रही थी और खत्म हो रही थी क्योंकि उसमें एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज बना, दूसरे एंड पे पार्शियल पॉजिटिव बना। तो ये जो है ना, ये डायपोल जो थे ये फ्लिटिंग डायपोल से, मतलब ये टेम्परेरी डायपोल से बन रहे थे, खत्म हो रहे थे, बन रहे थे, खत्म हो रहे थे, तो टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जिसमें हो रही थी। लेकिन HCl में परमानेंट डायपोल्स बने हुए हैं। ये जो पार्शियल नेगेटिव ऑन क्लोरीन और पार्शियल पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन मैंने बनाया है ना, दीज आर परमानेंट डायपोल्स and they arises due to the electronegativity difference between the two bonded atoms, so they will stay. अच्छा, क्या HCl के मॉलिक्यूल में टेम्परेरी डायपोल नहीं हो सकते? बन सकते हैं, बन रहे होंगे। तो टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस की वजह से भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम इज कि वो टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जो है ना वो इतने वीकर हैं इन कंपैरिजन विद परमानेंट डायपोल फोर्सेस, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। जब परमानेंट डायपोल है तो फिर टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स की बात करने की जरूरत नहीं। सही है। देखो, हर इज whenever there is a molecule or any atom, so temporary dipole induced dipole forces always exist because किसी भी एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिट कर रहे हैं ना, ऑर्बिटल्स में, तो वो तो इलेक्ट्रॉन्स की रेवोल्यूशन की वजह से बन रहे हैं, तो वो तो बनेंगे चाहे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई सी भी हो। टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। परमानेंट डायपोल एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी वो डिपेंड करता है बॉन्ड पोलैरिटी पे। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो उसमें भी तो जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो पोलर बॉन्ड बन रहे हैं। ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, बट टू कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल फोर्सेस बिटवीन देम। उसका रीजन ये नहीं है, मतलब अगर मैं यहाँ से देखूं कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है तो उसका रीजन ये है कि इसके जो डायपोल मोमेंट्स है ना वो कैंसिल आउट हो रहे होते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट इनमें जीरो हो रहा होता है, तो इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करते जितना HCl में कर रहे हैं। हाँ, लेकिन टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल तो इसमें भी होगी, टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस तो सब में होगी। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि कोई आयनिक कंपाउंड है ना मेरे पास, उसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आयनिक बॉन्ड है, कंप्लीट चार्जेस है इसमें, तो पार्शियल चार्जेस है नहीं। लेकिन सोडियम के एटम में भी जो सोडियम आयन है, तो और भी तो इनर शेल के भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसमें जो कि ऑर्बिट कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं बन रहे होंगे? बन रहे होंगे। क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे? हाँ, कर रहे होंगे। लेकिन आयनिक बॉन्ड के सामने तुम टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को डिस्कस करोगे ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बहुत कम है वो। सही। इसी तरह कोवलेंट, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल में इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कोई फोर्स नहीं होती है, कोई मतलब कोई ऐसा बॉन्ड नहीं होता आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड, उनके बीच में यही वाली फोर्सेस होती है इंटरमॉलिक्यूलर। तो हर कोवलेंट मॉलिक्यूल के बीच में टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल तो एग्जिस्ट करेगी, परमानेंट करेगी या नहीं करेगी वो देखना पड़ेगा। सही है। अच्छा जी।
इसी तरह जो टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है ना, वो मोनोटॉमिक गैसेस में भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्गन गैस है, तो अब आर्गन गैस तो मोनोटॉमिक है ना, कि आर्गन के एटम जो है वो सेपरेटली घूम रहे होते हैं। तो इनमें कहीं पे एक जगह पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन गया, अगर पार्शियल पॉजिटिव बन गया, तो बराबर वाले एडजेसेंट एटम में उसने डायपोल इंड्यूस करा दिए, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं। तो क्या इनमें परमानेंट डायपोल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये चार डायपोल, ये तो बॉन्डेड ही नहीं है, परमानेंट डायपोल तो आ ही नहीं सकते इसमें। सही है। अच्छा, अब देखो, मैं दोबारा टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना इसमें अब एक चीज और समझानी है कि जो टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होती हैं ये किस चीज पे डिपेंड करेंगे। मतलब क्या हर मॉलिक्यूल में इनका जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल होगी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है, क्या उनकी स्ट्रेंथ और दो ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है, उनकी स्ट्रेंथ इक्वल होगी या डिफरेंट होगी? तो देखो, उसके लिए हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा व्हाट आर दोस फैक्टर्स दैट इफेक्ट द वैन डर वाल्स फोर्स या टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो फैक्टर्स affecting temporary dipole induced dipole forces। देखो, दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। एक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे जिस मॉलिक्यूल में, तो उसमें जो आपके इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं वो ज्यादा होंगे। मतलब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ग्रेटर या स्ट्रॉन्गर टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर कंपेयरिंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो ब्रोमीन में जो फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्गर होंगी। In between two bromine molecule, these temporary dipole induced dipole forces would be stronger. Or reason being because each bromine atom has more number of electrons as compared to chlorine. So जो temporary dipole बन रहे होंगे वो ज्यादा बन रहे होंगे ब्रोमीन। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 7 के जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो आयोडीन में जो फोर्सेस टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दे मस्ट बी स्ट्रॉन्गेस्ट। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। जो आयोडीन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, हाईएस्ट है। इसी तरह फ्लोरीन में ये टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जो होंगी वो सबसे कम होंगी, वीकेस्ट होंगी, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट है, सबसे कम है। अच्छा, एक चीज दिखाता हूँ।
देखो अगर हम इस तरह से ये बनाते हैं ना ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट, देखो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका क्या मतलब है कि आयोडीन के दो मॉलिक्यूल्स को अगर मुझे सेपरेट करना है, दूर दूर करना है, या आयोडीन का चेंज ऑफ स्टेट करना है, तो हमें ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ब्रेक मोर स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे है ना? Yeah. यही रीजन है कि आयोडीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो हाईएस्ट है, और फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोवेस्ट है। होता है ना, देखो फ्लोरीन गैस है रूम टेम्परेचर पे, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लेकिन लिक्विड है, और आयोडीन सॉलिड है। रीजन क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बर्न है। तो ये जो ग्राफ है ना ये यही शो कर रहा है, देखो फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट कुछ -200 के करीब आ रहा है, क्लोरीन का उससे ज्यादा है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स का उससे ज्यादा है, आयोडीन का उससे ज्यादा है, बिकॉज इन आयोडीन द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड through temporary dipole induced dipole forces, but in iodine the forces of attraction, या जो temporary dipole induced dipole forces हैं वो strongest हैं। क्यों strongest हैं? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट है। सिमिलरली अगर ग्रुप 18 की गैसेस को डिस्कस करें, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, डाउन द ग्रुप, हीलियम जस्ट हीलियम एटम जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन के पास 10 है, आर्गन के पास 18 है, क्रिप्टॉन के पास 36 है। When number of electron increases, तो temporary dipole induced dipole forces increases, so does the boiling point। ठीक है, बात समझ आई ये वाली? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, इन जनरल वैन डर वाल्स फोर्सेस गेट स्ट्रॉन्गर। अब नाउ इज टॉकिंग अबाउट वैन डर वाल्स फोर्सेस, बट वी नो that what sort of van der Waals forces must be there in between these molecules, so these are non-polar molecules, so इनके बीच में temporary dipole induced dipole forces होंगी, but generally these can be called as van der Waals forces। so as the number of electrons in a molecule increases, the number of electron increases, the relative molecular mass also increases। तो mr भी increase होगा, अगर जब ज़ाहिर है प्रोटॉन नंबर increase हो रहा है तो मास नंबर भी तो increase होना है ना, resulting in an increase in strength of van der Waals forces। तो मैं तो बार बार टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस का पूरा वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट यू कैन ऑल्सो राइट वैन डर वाल्स फोर्सेस इन प्लेस ऑफ टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। बट जनरली कुछ टेक्स्ट बुक में दूसरी टाइप ऑफ फोर्सेस को भी वो वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। इसलिए अगर डिस्क्रीटली पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट इन बिटवीन टू क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, तो देन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक दैट दीज आर टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। उसको फिर वैन डर वाल्स फोर्स ना लिखना या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना लिखना। सही है, बात समझ आई यहाँ पे? अच्छा, जो दूसरा फैक्टर है डेट, अच्छा यहाँ पे भी कुछ वही वाली है कि कुछ हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 4 मेटल की, जैसे कार्बन हाइड्राइड, मीथेन है, सिलिकॉन हाइड्राइड, सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन। तो इनका भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अच्छा, तो दूसरा फैक्टर है जिसपे वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड करती हैं या टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस डिपेंड करती हैं, तो वो है सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। सरफेस एरिया या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेसिकली क्या मतलब है इस बात का, देखो अगर ब्यूटेन आपको याद होगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्केन है, C4H10। अब ब्यूटेन का अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो इट हैज 4 कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन लाइक दिस। तो टू ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना बड़ा होता नहीं है, तो परमानेंट डायपोल तो बनते नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर स्पेसिफिकली अबाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट
there are no permanent dipoles in between carbon and hydrogen atom. Though carbon is more electronegative, but still इनका जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दैट इज वेरी स्मॉल. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की टेबल दिखाया था मैंने. पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की बात कर रहा हूँ. क्योंकि ये हमेशा से नहीं होता था, ये अभी अंटिल रिसेंटली इट इज बीन एडेड. देखो ये, तो अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं तो डेट इज 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1 है. तो हाँ, कार्बन की ज्यादा तो है. तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो स्लाइटली पोलर होता है, बट बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता. और स्पेशली कार्बन के साथ जब 4 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं तो शेप टेट्राहेड्रल होता है और इट इज सिमेट्रिकल. तो जो डायपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को वैसे ही कैंसिल आउट कर देते हैं. बहरहाल हम अभी यहाँ पे ना सरफेस एरिया का फैक्ट देखना चाह रहे हैं ऑन टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस. वो क्या है कि जो दो ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट पॉइंट देखो कितने, जितने ज्यादा कांटेक्ट पॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा वैन डर वाल फोर्सेस होंगी. मतलब यहाँ भी एक पार्शियल नेगेटिव बना, नीचे पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. तो मॉलिक्यूल के बीच में कांटेक्ट पॉइंट ज्यादा होंगे तो टेम्परेरी डायपोल बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे. लेकिन लेट से अगर मैं ब्यूटेन के किसी आइसोमर की बात कर रहा हूँ, आइसोमर ओ लेवल में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ब्यूटेन का एक आइसोमर होता है जिसमें ब्रांच्ड कार्बन एटम्स होते हैं लाइक दिस. तो इस तरह के अगर दो ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स हमारे पास एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड, एक दूसरे के एडजेसेंट में रखे हुए हैं, तो देखो अब यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट जो है ना सिर्फ ये ब्रांच वाले कार्बन के, क्योंकि बाकी कार्बन जो है ना वो एक दूसरे से इतना दूर हो गए कि वो, ये अगर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आता भी ऊपर वाले मॉलिक्यूल में तो वो नीचे वाले मॉलिक्यूल में इंड्यूस नहीं करवा सकेगा क्योंकि वो काफी दूर है उससे. इतना इफेक्ट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पार्शियल नेगेटिव की कि वो दूसरे नेबरिंग मॉलिक्यूल के कार्बन में डायपोल इंड्यूस करवा सके. तो इसमें डायपोल आया तो लेकिन वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा. तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि भाई सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम हो गया है. सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट लिख लो या तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर. ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर फ्यूअर. तो ये जो ब्यूटेन का ये वाला आइसोमर है ना, इसका मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा लो होगा. और जो ब्यूटेन का ये जो स्ट्रेट चेन वाला आइसोमर है, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन बिटवीन ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर. तो इसमें जो आपकी वैन डर वाल फोर्सेस होंगी दे मस्ट बी स्ट्रॉन्गर. तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ग्रेटर होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू द अदर आइसोमर ऑफ ब्यूटेन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट देयर स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर ना. समझ आई बात. तो हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, दे डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द point of contact between the molecule. Get more the point of contact between two molecules, greater would be the forces of attraction और higher boiling point होगा फिर उनका या melting point. समझ आई बात. आगे बढ़े. अच्छा एक एग्जांपल और मैं चलो पूछ लेता हूँ. देखो अगर वैन डर वाल फोर्सेस डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हाइड्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा या हीलियम गैस का, तो बता सकते हो. Is it gonna be helium because it's got more electrons? हीलियम का. व्हाट अबाउट अदर्स, क्या बता रहे हो.
हाइड्रोजन गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज -252.9 डिग्री सेल्सियस। जवाब तो दे दो भाई। और जो बॉइलिंग पॉइंट हीलियम गैस का होता है वो होता है -268.9 डिग्री सेल्सियस। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ? हाइड्रोजन। माइनस में ना वैल्यू 252 बड़ा नंबर है माइनस में। क्यों हाइड्रोजन का ज्यादा है? इफ यू सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी, तो हाइड्रोजन गैस इज H2 राइट, और हीलियम इज अ मोनोटॉमिक गैस, so it will stay He। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, टेम्परेट डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं, ठीक है, टेम्परेट डायपोल बन रहे हैं इसमें भी। और हीलियम मोनोटॉमिक गैस है, लेकिन इसके एटम्स के बीच में भी हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्स या टेम्परेट डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स बन रही होगी। अब अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक हीलियम एटम में देयर आर आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन एटम्स है ना। लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन का क्यों ज्यादा है? क्योंकि देखो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो साइज में बड़ा है ना, मतलब ये एक हाइड्रोजन एटम है, फिर दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसी तरह इसके नीचे एक और हाइड्रोजन एटम होगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन एटम होगा, और इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर विल बी ग्रेटर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इनमें जो फोर्स होगी टेम्परेट डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल की, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है। लेकिन जो हीलियम एटम जो है उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है या सरफेस एरिया जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू हीलियम एटम वुड बी स्मॉलर, तो इनकी जो टेम्परेट डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होगी वो वीकर होगी। दैट्स व्हाई हीलियम हैज अ स्लाइटली लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोजन। आई बात समझ? अभी कोई क्वेश्चन नहीं है आज किसी का? क्या हो गया आपको पास? ये तो बड़ी मुश्किल सी चीज है जो आज हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे फिर। Okay. अच्छा, जो थर्ड टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली कब होती है? when hydrogen atom is directly covalently bonded with either nitrogen, oxygen or fluorine। मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है ना, वो हमारे पास दीज आर दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, बिकॉज ये टॉप मोस्ट पोजिशन पे और राइट मोस्ट पोजिशन पे होते हैं, फ्लोरीन बीइंग दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। उससे कम ऑक्सीजन होता है सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन होता है। when hydrogen is directly covalently bonded, जरा ये बात मैं जो कह रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, when hydrogen atom is directly covalently bonded with either nitrogen, oxygen or fluorine,
या तो नाइट्रोजन के बाद डायरेक्टली बॉन्डेड हो या हाइड्रोजन या फ्लोरीन के साथ। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब क्या मतलब है इस बात का, देखो जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं दो, तो नाइट्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगा रहा है लाइक दिस, और उसके आउटर शेल में एक लोन पेयर है। इसी तरह नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और सारे हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास इसके एडजेसेंट में एक और अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो देखो इनमें तो परमानेंट डायपोल तो अपनी जगह पे है, तो परमानेंट डायपोल बने हुए पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, तो उनकी वजह से डायपोल डायपोल तो होंगे। लेकिन हम उसकी अभी बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इससे भी ज्यादा, मतलब परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मैं अभी परमानेंट डायपोल डायपोल की बात नहीं कर रहा, वो है, लेकिन अभी उसकी वैल्यू कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे देखेंगे हम दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखो दो अमोनिया मॉलिक्यूल के बीच में ये जो लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम है ना, it will attract the hydrogen atom of the neighboring molecule। देखो ये क्यों हो रहा है, देखो जो हमने वैन डर वाल्स या टेम्परेट डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स पढ़ी थी, उसमें क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो पार्शियल चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होंगी वो वीकर थी। लेकिन जब हमने परमानेंट डायपोल देखी तो हमने देखा कि HCl मॉलिक्यूल्स में दे आर परमानेंट डायपोल्स ड्यू टू क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये थी हमारी पास परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस। लेकिन ये भी पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में थी। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो नहीं होगा ना, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन है, उनका रिलेटिव चार्ज वुड बी -2 एंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन है। देखो हाइड्रोजन अगर अकेला है ना तो उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन जब हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जो हाइड्रोजन के सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी थी वो तो लग गई बॉन्ड बनाने के लिए और नाइट्रोजन के ज्यादा करीब है। तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ना वो एक्सपोज हुआ हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन जब उनके सराउंडिंग में घूमता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, तो समझ लो कि न्यूक्लियस को उसने छुपाया हुआ है। लेकिन जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, तो दिस न्यूक्लियस इज एक्सपोज्ड टू द लोन पेयर, तो लोन पेयर इनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, दीज आर नॉट इन बिटवीन पार्शियल चार्जेस, these forces are in between lone pair of electrons and the positively charged nuclei of hydrogen। तो ऑब्वियसली ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप की होगी एज कंपेयर टू टेम्परेट डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एंड परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स। समझ आई ये बात? Yeah. Yes. ओके अच्छा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो अभी दूसरी एग्जांपल स्टार्ट करेंगे तो वही 10 मिनट ले लेगी, तो इट्स बेटर के वी स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट क्लास मेक श्योर कि यू कम with all these lectures ना, मतलब do revise all these lectures before coming to the next class। इंटरमोलिकुलर फोर्स का पूरा लेक्चर रिवाइज करके आना, वरना ऐसा ना हो कि मुझे पूरा रिकैप देना पड़ जाए। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लो।